ओके, ध्यान दीजिए इधर। आज का जो टॉपिक है दैट इज मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब अब हमारा जो चार्ज ट्रैवल करेगा उसमें उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। इस टॉपिक के अंदर ख़वातीन हजरात इधर ध्यान दीजिए, इस टॉपिक के अंदर हमें दो सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक है वेलोसिटी सेलेक्टर और दूसरा है आपका साइक्लोट्रॉन। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से साइक्लोट्रॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से साइक्लोट्रॉन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा आज का टॉपिक पे। अब आज बात करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर की। अब वेलोसिटी सेलेक्टर में हम यहाँ पर दो सिचुएशंस की स्टडी कर रहे हैं। पहली सिचुएशन क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल, और एक चार्ज्ड पार्टिकल है जो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा, द चार्ज विल propagate लीनियरली। इसके रिजल्ट में ये होगा कि चार्ज लीनियरली आगे बढ़ेगा। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि ये जो प्रोपोगेशन होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा कि एक्सेलरेटेड रहेगा? ये आगे बढ़ रहा है ना चार्ज, तो यूनिफॉर्मली आगे बढ़ेगा कि एक्सेलरेटेड आगे बढ़ेगा? एक्सेलरेटेड रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पुश करेंगी ना उधर, तो द चार्ज विल प्रोपोगेट लीनियरली इन एक्सेलरेटेड मोशन। वो सीधा सीधा आगे बढ़ेगा एक एक्सेलरेटेड मोशन में। ठीक है, तो ये था पहला सिचुएशन। अब आ रहे हैं हम लोग देख रहे हैं अगली सिचुएशन, V, E एंड B। देखो ये चार्ज है ना, वैल्यू Q, वेलोसिटी V। जैसे कि आप देख सकते हैं वेलोसिटी जो है पैरेलल टू x एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू y एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस है। अब जब ये चार्ज यहाँ एंटर होगा, मान लो जैसे ही यहाँ एंटर होगा तो ये रीजन स्टार्ट होता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब ऐसा है कि मुझे एक बात बताओ, जैसे ये चार्ज यहाँ एंटर होगा तो इसको इलेक्ट्रिक फोर्स किधर साइड में फील होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी साइड में फील होगा? ये पॉजिटिव चार्ज एंटर हुआ, जैसे यहाँ एंटर हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ फील होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं देखूंगा कि मेरे इस चार्ज को ऊपर के तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील होगा। फिर मेरा आपसे दूसरा सवाल है, रिमेंबरिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अब आप मुझे बताइए उसको मैग्नेटिक फोर्स कहाँ फील होगा? करो FBB। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किधर है? सामने की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ है। फिर वेलोसिटी किधर आएगा? उधर आगे की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रहा है? वो नीचे की तरफ। मतलब उसको जो मैग्नेटिक फोर्स फील होगा वो नीचे के तरफ फील होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि अगर इस सिचुएशन में हमारा चार्ज ट्रैवल करता है तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ फील होता है, मैग्नेटिक फोर्स उसको नीचे की तरफ फील होता है। इसको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील होगा इट विल बी गिवन एज QVB। इट विल बी गिवन एज QVB। और जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो फील होगा उसको कितना होगा? वो आपका मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा Q इंटू E। मैंने उल्टा बोल दिया। और मैग्नेटिक फोर्स रहेगा QVB। मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा आपका? QVB रहेगा। इजंट इट? ओके, ये समझ में आया। और अगर सपोज करो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को ऐसा सेट करता हूँ, है ना, मैंने FE और FM को ऐसा सेट किया कि FE और FM दोनों के दोनों बराबर हो गए। इफ FE इज इक्वल्स टू FM,
है ना। मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा सेट किया और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा सेट किया कि दोनों की वैल्यूज़ क्या हो गई, सेम हो गई। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अब देखो ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही वो रीजन में एंटर कर रहा है, क्या हो रहा है उसको, ऊपर की तरफ क्या फील हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे की तरफ क्या फील हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, नीचे चला जाएगा। अब ऊपर वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स, दोनों के दोनों क्या है, बैलेंस्ड। इसका मतलब वो सीधा सीधा जाएगा बिना डेविएशन के, बिना एनी एक्सेलरेशन के। तो मैं कहूँगा इफ Fe is equals to Fm, then the charge will propagate linearly with constant speed. The charge will propagate linearly. सब 11th के कितने भेजा आपको मैंने, 2, हाँ 5, ये 11th के सब हो। द चार्ज विल प्रोपोगेट लीनियरली विथ कांस्टेंट स्पीड। वो एक कांस्टेंट स्पीड से चार्ज आगे बढ़ता चला जाएगा। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है ना। और दूसरी सिचुएशन ये कैसे पॉसिबल होगी, अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस पे है, तभी जाके ये पॉसिबल है। किसी किसी के मन में विचार आएगा होगा कि अच्छा ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर ये आपस में परपेंडिकुलर रहे तो यही सिचुएशन होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था ना, इसको इधर ले लो, चार्ज अभी भी ऐसा जा रहा है। अब सोचो क्या होगा, चार्ज ऐसा आया, जैसी रीजन में एंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ, वो उसको फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ, है ना। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स का फील्ड किधर आएगा, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ फील होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, आप इधर, तो B है ना, F B V। पहले क्या करो, B का डायरेक्शन, फिर V का डायरेक्शन, और अब F कहाँ आ रहा, ऊपर आ रहा। मतलब देखो सिंपल सा, मैंने क्या किया, वो मैग्नेटिक फील्ड जो अभी फिलहाल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस पे है, अगर मैंने उसको इधर ले लिया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस, तो भैया मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जा रहा है। मतलब चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है। इस सिचुएशन में जैसी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, वो एक लीनियर पाथ फॉलो नहीं करेगा, वो उल्टा एक पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करेगा, क्योंकि भैया वो एक ऊपर ट्रैवल कर लेगा, ऐसा है ना। हमको वो चाहिए क्या, नहीं, हमको तो क्या चाहिए कि लीनियर मोशन चाहिए चार्ज का। ये सिर्फ तब कब पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये। ऐसे कुछ ऑप्शंस है, आपको देखो मैं टेस्ट पेपर्स में भी डालूंगा ये क्वेश्चन। ग्राफ रहेंगे, आपको 4 ग्राफ दिया रहेगा, उसमें से ये पूछेगा कि किस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली लीनियरली ट्रैवल करेगा। 2 वर्ड्स बोला मैंने, क्या क्या, यूनिफॉर्मली, लीनियर। ये लीनियरली था मगर यूनिफॉर्मली था क्या, एक्सेलरेटेड था। ये यूनिफॉर्मली भी है और लीनियरली, यूनिफॉर्म मोशन में भी है और लीनियर मोशन। तो ये डायग्राम्स दिए रहेंगे, इसको तुमको वहाँ पर तुमको चेक करना पड़ेगा ये सब चीज़ करके। ये देखो ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, तो अच्छा ये देखो मैग्नेटिक फोर्स इसको इधर लगेगा, है ना। इसको अगर ये कहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो रहा है, ओनली इन दैट सिचुएशन आप क्या देखेंगे बेटा, कि वो यूनिफॉर्म मोशन लीनियरली ट्रैवल करेगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि Fe इज Fm हुआ, तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंस Fe इज Fm, मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore QE इज QVB, isn't it? QE इक्वल्स टू QVB। फिर ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore V इज इक्वल्स टू E बाय B। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, और हम देखते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा, तो ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब ये फॉर्मूला को कहा जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। इसी फॉर्मूले को कहा जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। बोले कैसे, इसको क्यों कहा जा रहा है वेलोसिटी सेलेक्टर? देखो भाई, आप देखेंगे आगे जैसे मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, ख़ास तौर से कई सारे पर्टिकुलर फिलामेंट में से चार्ज पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आप ये पढ़ेंगे, जिन्होंने क्लास अटेंड किया है मॉडर्न फिजिक्स का उनको मालूम होगा, है ना। कई सारे हम लोग ने देखे हैं एक्सपेरिमेंट, जिसमें से कुछ टंगस्टन फिलामेंट में से, इसमें से क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब में से एक कुछ चार्ज फिलामेंट्स, इलेक्ट्रॉन की बीम, अल्फा पार्टिकल्स की बीम बाहर निकलती है ना। तो जब ये चार्ज पार्टिकल की बीम बाहर निकलती है और मैं ये चाहता हूँ, बारह को आप लेट है तो आप सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट पे बैठेंगे तो आप देखिए, जब ये चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रॉन गन में से या चार्ज गन में से बाहर निकलते हैं और हम चाहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल फलाना फलाना वेलोसिटी से ट्रैवल करें, ये पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रैवल करें, हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। अहमद ध्यान दे बेटा, तेरे वालिदैन ने बहुत मेहनत करके यहाँ फीस भरी है, रिस्पेक्ट करता है ना उनको, तो ध्यान दो। तो भैया देखो, मैं क्या बोलने जा बोली, हाँ, तो अगर सपोज करो हम चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल की ये वेलोसिटी से वो ट्रैवल करे, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की पर्टिकुलर वैल्यू डालेंगे, उसके से हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा कि भैया हाँ देखो, इस जगह पे, इस रीजन में ये जो चार्ज पार्टिकल है इतनी इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे। इसीलिए इस फॉर्मूले को कहा जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। आई बात समझ में? तो चलो लिख लो बेटा ये यहाँ पर तक, और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, नोन एज साइक्लोट्रॉन। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज साइक्लोट्रॉन। तुमने वो डेविड और गोलियत की, क्या डेविड और गोलियत थे ना, वो कुछ तो भी एक बहुत बड़ा एक आदमी, क्या बोलते हैं उसको, जायंट रहता, वो बहुत गांव में आके बहुत परेशान करता सबको, लोगों को मारता खाता। तो एक डेविड क्या करता, वो एक गुलेल जैसा रहता, पत्थर यूँ घुमा घुमा के उसको मारता, यूँ वो उसके आँख पे मारता। वो कुछ तो भी एक ऐसी कहानी थी डेविड एंड गोलियत की, है ना। अब हम लोग ने उसकी पोयम पढ़े थे बचपन में, घुमा घुमा के मारा, वो कुछ तो भी ऐसी पोयम थी वो, डेविड और गोलियत। इसमें क्या होता है, इधर ध्यान दो रे नाला को, इधर ध्यान दो, तुम्हारे साथ ना सारा कुछ भी शेयर करना है, तुमको बस पढ़ाना। अब देखो इधर साइक्लोट्रॉन, साइक्लोन का कंसेप्ट अपने यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह साइक्लोन्स आते ही नहीं, है ना। तू रह रहे चैन से बवंडर। अब ऐसा है कि अगर आपने देखा होगा वहाँ पर जो आपके जो यूएस साइड में, यूएस के कोस्ट साइड में जो साइक्लोन्स आते हैं, कटरीना खटरीना क्या भी नहीं है ना, साइक्लोन का ही नाम था वो, है ना। तो अब ऐसा है कि उस साइक्लोन को अगर तुम देखेंगे, उसका कंसेप्ट देखो क्या करते हो, तेज़ हवाएं ऐसी आती है। मूवी बनी थी एक, हॉलीवुड मूवी भी मैंने देखा था उसकी, बहुत तेज़ हवाएं ऐसी आती घूमते हुए स्पायरल फॉर्म में, और क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर उसके रास्ते में आए, इवन झाड़ पेड़ भी, तो उसको उखाड़ देता हो सीधा, और ऐसा 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 घुमा के पूरा ऐसा दूर फेंकता हो, है ना। कभी कभार कोई उसमें, शायद कभी कभार कुछ ऐसे रेयर केसेस आए कि उसमें कुछ लोग बच भी गए। अब बच गए तो उन्होंने अपनी सारी जो एक्सपीरियंस था वो सुनाया उन्होंने, कि हम लोग ने क्या फील किया कि वही जा रहे एकदम तेज़ी से ऐसा घूम रहे पूरा, और फिर उसके बाद पूरा ऊपर तक जाता, फिर वो बाद में जाके फेंक देता बाहर। इवन कार्स भी, अगर कोई रही, हैवी कार्स भी रही, तो कार्स को भी तू बाहर निकलेगा, तेरी लेवल नहीं है कॉलेज में यहाँ क्लास में बैठने की, है ना। तो भैया वो क्या करता है, ऐसा साइक्लोन की तरह से घुमा के फेंकता है। वही कंसेप्ट पे हमारा काम करता है साइक्लोट्रॉन, है ना। अब यहाँ चीज़ों को उठा के नहीं फेंकते अपन, यहाँ पर किसी चार्ज को उठा के ऐसा घुमा के तेज़ी से एक्सेलरेट करके हिट करते हैं। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों घुमा रहे ज़बरदस्ती का, तो ऐसा नहीं है, उसके पीछे कई सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज आयंस जनरेट किए जाते हैं, कभी कभार आइसोटोप, याद है वेन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ा था मैंने, और मैंने कहा था वही एप्लीकेशंस आगे जाके साइक्लोट्रॉन में यूज़ होंगे करके। तो आइसोटोप जनरेट करने के लिए, मान लो तुम्हारे पास 1H2 नाम का कोई आइसोटोप है,
हाइड्रोजन का, तुम उसको 1H1 बनाना चाहते हैं, एक न्यूट्रॉन को अलग करना चाहते हैं, तुम ऐसा चिमटे से पकड़ के न्यूट्रॉन को तो अलग नहीं कर सकते। एक एक्सेलरेटेड चार्ज आयन आके इसको हिट करता है। याद होगा मैंने उसमें बताया था आपको कैंसर का भी, ट्यूमर्स को हिट करते हैं लगातार, तो साइक्लोट्रॉन से भी ट्राई करके देखा गया। आज के ज़माने में ये देखो साइक्लोट्रॉन जैसा कंसेप्ट यूज़ किया जा रहा है रॉकेट लॉन्चिंग में। साइक्लोट्रॉन जैसा कंसेप्ट है ना, एक रॉकेट है, हैंडलर पे रहता है, उसको धीरे धीरे घुमाते हैं, वो बार बार मैग्नेटिक फील्ड वेरी करके घुमाते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। जब लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो चुकी है, वो क्लच उसका छोड़ देता है रॉकेट को, और रॉकेट एक विंडो से बाहर निकलता है। तो वो जो रॉकेट बहुत दूर तक जाता, फेंके जाता, और काफ़ी अगर डिजायर्ड हाइट पे पहुंच गया, फिर जाके इग्निशन ऑन होता, तो फिर जाके उसका इग्निशन ऑन होता, फिर वो आगे जाता। मतलब अर्थ से उसको लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल की अब ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करके आप क्या कर रहे हैं, स्पीड से रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं, और आगे जाके फिर जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जा रहा है, अब लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा और ऊपर नहीं जा पाएगा खुद से, तब जाके रॉकेट का इग्निशन सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, और फिर उसको आगे ढकेल रहा है कई किलोमीटर ऊपर जाके। देखो वो कंसेप्ट देखो यहाँ से जनरेट होता है वो साइक्लोट्रॉन से। तो साइक्लोट्रॉन में होता क्या है, देखो बेसिकली देखो ये दो हॉलो डी शेप्ड चैम्बर्स होते हैं, दो हॉलो अंदर से खोखले हैं, डी शेप्ड चैम्बर्स है, ये है जो आप उसको सामने से देख रहे हैं। एक्चुअली दो हॉलो डी शेप्ड चैम्बर्स है, बीच में रखा गया है एक आयन सोर्स, यहां से एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बाहर निकलता है। मान के चलो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो यूनिफॉर्मली अंदर के तरफ डायरेक्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्मली अंदर के तरफ डायरेक्टेड है। मैं जो डायग्राम बना के दे रहा हूँ ये सबसे आसान डायग्राम है ना, शायद आपके टेक्स्ट बुक में 3D डायग्राम है, वो नहीं जमेगा आपको एग्जाम में बना के, तो ये वाली बनाना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर के तरफ डायरेक्टेड है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए यहाँ पर वेक्टर बी लिख देने का। अब होगा क्या, देखो यहाँ साथ ही साथ ये डी एक ऑसिलेटर से कनेक्टेड है ना, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर अभी आपका पढ़ना बाकी है ना। आप ऐसा समझ के चलो ये एक एसी पावर सप्लाई का सोर्स है। एसी पावर सप्लाई में क्या होता है, एक टर्मिनल जो थोड़ी देर पहले पॉजिटिव था, थोड़ी देर के बाद वो नेगेटिव बन जाता है, फिर वापस से पॉजिटिव बन जाते हैं, मतलब वो खेलते रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए उसको बोला जाता है ऑसिलेटर। तो एक इस तरह का ऑसिलेटर है जिसका शुरुआत में मैंने ये टर्मिनल पॉजिटिव रख दिया, ये टर्मिनल नेगेटिव रख दिया। आप चाहे तो ये भी पॉजिटिव रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर अगर ये पॉजिटिव रखे तो फिर भाई क्या मोशन होगा, कैसा होगा, उस चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। अब होगा क्या, देखो इत्मीनान से धीरे धीरे देखो, यहाँ से एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन यहाँ से बाहर निकलेगा, इमर्ज होगा। कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन यहाँ से इमर्ज होगा तो देखो ये डी को कौन सा टर्मिनल अटैच्ड है, पॉजिटिव, ये डी को कौन सा टर्मिनल अटैच है, नेगेटिव। ये जो टर्मिनल या ये जो डी है इस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को रिपेल करेगा, और ये जो डी है उसी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयन है अपना सफ़र शुरू करेगा और वो यहाँ से इस तरफ ट्रैवल करेगा। अब जब वो इस तरफ ट्रैवल करता है, अब उसको फील होगा मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि वो एक चार्ज्ड पार्टिकल है जो कि ट्रैवल कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो एक चार्ज पार्टिकल है जो कि ट्रैवल कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सवाल उठा कि उसको मैग्नेटिक फोर्स तो फील होगा, मगर कौन से डायरेक्शन में। उसके लिए क्या है, लेफ्ट हैंड को कंसिडर करो, अंगूठा क्या रहता है, एफ बी वी। चलो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल किधर गया, राइट साइड में, वेलोसिटी इधर की तरफ, और अब ये ऊपर की तरफ। तो अब मैं क्या देखता हूं, उसको मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ फील होगा, जिसके कारण ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, और डायरेक्शन चेंज करेगा और फिर ये एक सर्कुलर पाथ परफॉर्म करके यहाँ आ जाएगा, है ना, सर्कुलर पाथ परफॉर्म करके इधर आ जाएगा।
अब जैसे ही इधर आया, जैसे ही वो गैप बिटवीन द टू डीज में आता है, एकदम यहाँ पर क्या हो जाता है, टाइमिंग ऐसा सेट करते हैं हम लोग कि अब ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। अब अगर ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया तो अब क्या होने वाला है, ये चार्ज पार्टिकल, अब ये डी क्या करेगा, उसको रिपेल, और ये डी क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अब ये चार्ज पार्टिकल इस डी के अंदर दाखिल हो जाएगा। जैसे ही इस डी के अंदर दाखिल होगा, वंस अगेन उसके ऊपर क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड है जो अपना असर दिखाएगी। अब कैसा असर दिखाएगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड में, और मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इसे मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ फील होगा और वो इस तरह से यहां आ जाएगा, और जब ये इस तरफ आ गया ऐसा, तो जाहिर बात है अब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर आ गया, तो वेलोसिटी इधर नीचे, मैग्नेटिक फोर्स अंदर, यानी वंस अगेन ये थोड़ा सा ऐसा सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा और ये गैप में आ जाएगा। तो उसने एक सेमी सर्कुलर पाथ परफॉर्म किया और गैप में आ गया। जैसे ही वो वापस से गैप में आया, फिर से क्या हुआ, ये डी ने अपना पोलैरिटी रिवर्स कर लिया। ऐसा टाइमिंग सेट किया हुआ था कि हम बराबर टाइमिंग को देख के करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये कब आएगा, और जैसे ही यह रिवर्स कर दिए तो ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। क्या नहीं है मेरे पास, हुक पर है वट की भी, हुक में है, हुक कुंडी, हाँ। तो भैया ऐसा है कि ये गैप में आ गया। अब ये गैप में आ गया, जैसे ही ये इस गैप में आया, फिर क्या होगा, फिर से पोलैरिटी रिवर्स, ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव, ये से रिपेल करेगा, फिर ये रिपेल करेगा। जैसे ही वो फिर से उसको मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, गोल घुमाएगा। फिर से उसने सेमी सर्कुलर पाथ परफॉर्म किया, है ना, ऑफ इंक्रीजिंग रेडाई, और फिर उसके बाद ये गोल गोल घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, और एक स्टेज आएगा, मान लो यहाँ से विंडो रहेगी एक बाहर निकलने की, जिस विंडो से वो बाहर निकलेगा और सामने रहेगा उसके टारगेट जिसे वो हिट करेगा। तो भैया आपने क्या देखे, एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग ने निकाला पहले और उसको एक्सेलरेट किया, गोल 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 तेजी से घुमाया, और फिर टारगेट विंडो से बाहर निकला और टारगेट को हिट किया। अब ये सब अचीव कैसे होगा, क्योंकि सबसे बड़ा खेल है यहाँ का टाइमिंग। टाइमिंग सबसे बड़ा खेल है। देखो यहाँ पर तो एक पावर सर्कल हुआ कंप्लीट, मगर बाकी अगर आपने देखे सब सेमी सर्कल में टाइम चेंज हो जा रहा था। मेजॉरिटी 99% यहाँ पर कौन सा सर्कल, ये सेमी सर्कल परफॉर्म कर रहा था ना। जब भी चार्ज एक सेमी सर्कल पाथ परफॉर्म करता था, पोलैरिटी रिवर्स, पोलैरिटी रिवर्स, पोलैरिटी रिवर्स, पोलैरिटी रिवर्स, पोलैरिटी रिवर्स, पोलैरिटी रिवर्स। तो ये बहुत बड़ा खेल है कि आपको उस ऑसिलेटर का टाइमिंग ऐसा सेट करना है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल आधा सर्कल कवर करे, उसका टाइमिंग क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। टाइमिंग क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, है ना। सॉरी, पोलैरिटी रिवर्स, माय मिस्टेक, पोलैरिटी रिवर्स हो जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहला मैं यहाँ पर बोलूँगा, यहाँ चार्ज पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा था, सर्कुलर मोशन। किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए क्या ज़रूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं यहाँ कहूँगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वही प्रोवाइड कर रहा है हमको सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB साइन थीटा। अब साइन थीटा बोले तो 1 आ रहा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है ना, क्योंकि देखो वेलोसिटी हमेशा एक तो ऐसा एक तो ऐसा, मगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर हमेशा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को कैसी है, परपेंडिकुलर है। जब ऐसी है तब भी देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जब ऐसा जा रहा तब भी परपेंडिकुलर, ऐसा जा रहा तब भी परपेंडिकुलर, ऐसा जा रहा तब भी परपेंडिकुलर, हर वक्त उसका परपेंडिकुलर। तो इसीलिए QVB साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90, साइन 91। सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, ये V और V कटा,
R इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बना बेटा अपने पास, mv अपॉन qb। कुछ जाना पहचाना है ना, जो अपन ने मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल पढ़े थे मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट, उसमें यही वाला था, ठीक है ना। तो भैया हमने ये देखा कि इसका रेडियस का फॉर्मूला ये बनेगा कि mv अपॉन qb। अब देखो आगे, तो ये रेडियस का कंसेप्ट आ गया mv अपॉन qb, या v इज इक्वल्स टू आर क्यू बी अपॉन एन। मेरे पास ये भी एक फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी का, ठीक है। अब ऐसा है कि जैसे हम लोग ने कहा सारा खेल काय का है, टाइमिंग का। जब जब वो आधा सर्कल कंप्लीट करके इधर आता है तब तब पोलैरिटी रिवर्स होती है। तो मुझे ये जानना ज़रूरी है उसको आधा सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, आई ना बात समझ में। तो आधा सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगेगा, मान लो वो टाइम t है, टाइम क्या है t, आधा सर्कल कंप्लीट करने के लिए। बेसिक फॉर्मूला क्या है टाइम का, डिस्टेंस कवर्ड है ना अपॉन स्पीड। बोले बिल्कुल सही, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड यानी पाई आर ओनली, अपन आधा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो पाई आर अपॉन वी। अच्छा ठीक है। अब ऐसा है हमारा, देखो ये जो ऑसिलेटर होता है उसमें तरह तरह के बटन होते हैं, है ना। आप उसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं ऑसिलेटर का। काय का टाइमिंग, ऑसिलेटर में पॉजिटिव से वापस पॉजिटिव बनने का टाइम, पॉजिटिव से वापस पॉजिटिव बनने का टाइम। पहले वो पॉजिटिव से क्या बनेगा, निगेटिव, फिर निगेटिव से फिर वापस से क्या बनेगा, वो पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव से वापस पॉजिटिव बनने का जो टाइम होता है ना, पॉजिटिव से वापस पॉजिटिव पे जाने का टाइम जो होता है उसे कैपिटल टी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल टी। देखो यहाँ पर आधे सर्कल कवर करने का टाइम, गौर से सुनिए, आधा सर्कल कवर करने का टाइम। अरे भाई मुंडे ज़्यादा अलग करो रे, ध्यान दो। हाँ है ना, आधा सर्कल कवर करने का टाइम पॉजिटिव से निगेटिव पे जाने का टाइम सेम है ना। देख इधर, आधा सर्कल कवर, अरे ध्यान दे रे, आधा सर्कल कवर करने का टाइम और पॉजिटिव से निगेटिव पे जाने का टाइम कैसा है, सेम है। बोले पॉजिटिव से निगेटिव पे जाने का टाइम कितना है, टी, और वापस निगेटिव से पॉजिटिव पे जाने का टाइम क्या है, टी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा पॉजिटिव से वापस पॉजिटिव पे जाने का टाइम जो है वो असल में 2 टाइम्स ऑफ टी है कि नहीं। पॉजिटिव से वापस पॉजिटिव पे जाने का टाइम क्या है, 2 टाइम्स ऑफ टी है। अच्छा टी का फॉर्मूला क्या है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। अब ऐसा है आर की वैल्यू डाल दो, एम वी अपॉन, क्या हो गया, लाइट आया है, दिख रहा हूँ ना, जानने छोड़, दिख रहा हूँ, इधर ले लेता मैं। हाँ तो 2 पाई आर अपॉन वी। अब ऐसा है कि देखो बेटा यहाँ पे, हाँ आर की वैल्यू डालूंगा मैं एम वी अपॉन क्यू बी, आर की वैल्यू डालूंगा एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। V और V कटेगा, ध्यान दो रे इधर, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब देखो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आया। इस फॉर्मूले की खासियत देखो क्या है, इधर हमने देखा हमारे ऑसिलेटर में एक बटन है, क्या सेट करने का बटन है, टाइम पीरियड सेट करने का बटन है, उसको बराबर सेट कर सकते हैं अपन। हम कहेंगे देखो हम चाहते हैं कि जब भी चार्ज आधा सर्कल कंप्लीट करके आए, है ना, तो उस वक्त ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, उस वक्त पोलैरिटी रिवर्स हो जाए। उसके लिए मुझे स्मॉल टी की जानकारी होना ज़रूरी थी कि कितना टाइम लेगा वो, है ना। स्मॉल टी की जानकारी कब मिलेगी, अगर मुझे कैपिटल टी की जानकारी है ना। अगर सपोज करो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में पाई की वैल्यू डालूंगा, उस पॉजिटिवली चार्ज आयन का मास डालूंगा, उस पॉजिटिवली चार्ज आयन के चार्ज की वैल्यू डालूंगा, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन
उसकी वैल्यू डालूंगा। ये सारी वैल्यू डालने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल टी का वैल्यू आ जाएगा। मुझे ये पता चल जाएगा, अच्छा इसका कैपिटल टी मान लो थोड़ी देर के लिए 2 सेकेंड है, इसका कैपिटल टी क्या है 2 सेकेंड है ना। मतलब पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा हो 2 सेकेंड, और आधा सर्कल कंप्लीट करने के लिए फिर 1 सेकेंड। मैं बराबर फिर वो 2 सेकेंड का टाइम सेट कर दूंगा और ये खेल अपने आप चलता रहेगा, है कि नहीं। कि हाँ ये जब भी इधर आएगा रिवर्स, जब भी इधर आएगा रिवर्स, जब भी इधर आया रिवर्स, ये खेल अपने आप चलता रहेगा। तो अपने को देख क्या पता चला, अपन ने ये पता लगाया कि आधा सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा। जो आधा सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम लग रहा वही है पोलैरिटी चेंज होने का टाइम, और पॉजिटिव से वापस पॉजिटिव पे आने का टाइम फिर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये टाइम, है ना। अपन ने टी की वैल्यू डाल दी है, आर की वैल्यू डाल दी, तो फॉर्मूला ये बन गया है। अब मान के चलो तुम्हारा टाइम पीरियड का बटन खराब हो गया, अब क्या करूं, तो डोंट वरी, वहाँ बहुत सारे और भी बटन है ना। मैंने वहाँ एक और नॉब देखा जिसमें लिखा हुआ था लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो भैया ठीक है, लीनियर फ्रीक्वेंसी का बटन भी नज़र आ रहा, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन कैपिटल टी, तो फिर क्या हो जाएगा वो QB अपॉन 2πm। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिर से Q की वैल्यू डालो, B की वैल्यू डालो, πm ये सब की वैल्यू डालो, आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। n का वैल्यू मिल गया, आप बोले भैया ये वैल्यू सेट करो, तुम n की ये वैल्यू सेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें वापस से सेट हो जाएगी। जब जब चार्ज पार्टिकल आधे बीच के गैप में आ जा रहा, पोलैरिटी क्या हो रही, रिवर्स हो गई। इन केस पता चला ये भी बटन खराब हो गया, तो बोले अब क्या, है ना। आप बोलेंगे भैया आप ये वाला इस्तेमाल करो 2πn वाला फॉर्मूला, है ना। तो बोलेंगे भाई ठीक है, 2πn की वैल्यू क्या आएगी QB अपॉन 2πm। अब 2π क्या हो गया, कैंसल, ओमेगा इक्वल्स टू फिर क्या हो रहा QB अपॉन m। अब देखो बेटा ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अब ये फॉर्मूला बन के आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। वो बोलेगा भैया ये चार्ज की वैल्यू डाल, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डाल, m की वैल्यू डाल, देखो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, वो ओमेगा को सेट कर, तेरे को बराबर टाइमिंग भी सेट हो जाएगा। आया समझ में। और आगे अगर ये भी बटन खराब हो गया तो अब उठा के फेंक दो, है ना। अब समझ जाओ कि भैया वो कौन सी क्लास से आए वाले हो। तो भैया अब ओमेगा जो है यहाँ पर बोले भैया अब ये इस तरह से सेट कर सकते हैं टाइमिंग। अब ये तो हो गया एक चीज़, एक बात सुनो इधर। दूसरी बात हमको ये भी जानना है कि जैसा कि हमने एक अंदाज़ा लगाया कि जैसे जैसे ये स्पायरल पाथ फॉलो करेगा, यानी कि इसकी रेडियस बढ़ता जाएगा, जब रेडियस बढ़ेगा तो हम कह रहे हैं कि इसकी स्पीड भी बढ़ना चाहिए या काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना चाहिए, है ना। हम ये बोल रहे हैं, ये सच में ऐसा होता है क्या, या फिर वो और उल्टा स्लो हो जाता है, तो भाई हम वो देखेंगे। तो अगर मैं पूछूंगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या आएगा, आप कहेंगे यार वो तो फॉर्मूला है हाफ ऑफ mv²। तो भैया हाफ ऑफ m, v की वैल्यू क्या थी देखो, RQB अपॉन m, RQB अपॉन m का होल स्क्वायर। तो फिर E इज इक्वल्स टू, है ना, देखो ये m कटा, इधर का एक m कट गया, तो R² Q² B² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m इंटू R²। देखो Q का स्क्वायर B का स्क्वायर, है ना, R का स्क्वायर थोड़ा सेपरेट लिखा, या m नीचे m का स्क्वायर आएगा, वो कैंसिल होके एक ही m बचेगा। ये हमारा फॉर्मूला आया। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अगर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको काय की मिल रही है, nth ऑर्बिट में। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nth ऑर्बिट के रेडियस का स्क्वायर। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर रेडियस आपका 2 गुना बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 4 गुना, उसका स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 गुना उसकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये मतलब सही बात है कि भैया जब चार्ज, ये आपका साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट होगा, है ना, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो रेडियस के साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने वाली है। आई बात समझ में। चलो लिख लो ये पूरा।
अच्छा देखो वहाँ क्यू स्क्वायर रह गया, इसका स्क्वायर देना रह गया था, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम आर एन का स्क्वायर। लिख लो फटाफट। चलिए बेटा अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, उसको नोट डाउन करो फास्ट। लिखो एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन लिखो। नंबर 1, टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। नंबर 1, टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज्ड particles. Number 2, to carry out nuclear disintegration. To carry out nuclear disintegration. To carry out nuclear disintegration. Number 3, to produce isotopes. To produce isotopes of some radioactive elements. To produce isotopes of some radioactive elements. आगे लिखो। To produce high energetic particles. To produce high energetic particles from low voltage source. To produce high energetic particles from low voltage source. To produce high energetic particles from low voltage source. Full stop. Next, to produce energy. To produce energy of several million volt. It produces energy of several million volt. और उसके कुछ ड्रॉबैक्स लिख दो, सिंपल ड्रॉबैक्स। Cyclotron cannot be used. Cyclotron cannot be used to accelerate uncharged particle. ओए मौलाना इधर ध्यान दे। Cyclotron cannot be used to accelerate uncharged particle. Cyclotron cannot be used to accelerate the uncharged particle. दूसरा, cyclotron cannot be used to accelerate. Cyclotron cannot be used to accelerate the electrons. Cyclotron cannot be used to accelerate the electrons. चलिए नेक्स्ट, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस पे हम बेस्ड। एग्जाम्पल, a proton
एंड एन अल्फा पार्टिकल, क्या हो गया, क्या मसला है? अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल enters a uniform magnetic field perpendicularly with same speed, perpendicularly with same speed. जाओ, perpendicularly with same speed, full stop. The ratio of time period, the ratio of time period of both particle, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, TP अपॉन T अल्फा विल बी, कौन है जो गलत जगह पे बैठा हुआ है, उसकी औकात नहीं यहाँ बैठने की, ज़बरदस्ती बैठ गया आगे, माँ बाप के पैसे बर्बाद करने वाला। तो एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली एंटर करते हैं। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड पूछा गया है, उनसे बोला गया है कि उनका स्पीड सेम है, उससे कोई लेना देना है नहीं। टाइम पीरियड वैसे भी किस पे डिपेंड करता, मास पे, चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पर, है ना। तो मैं अगर लिखूंगा यहाँ पर सॉल्यूशन में, तो सिंस t इज इक्वल्स टू 2πm अपॉन क्यू बी, तो TP अपॉन T अल्फा इज इक्वल्स टू MP अपॉन M अल्फा मल्टीप्लाई बाय Q अल्फा अपॉन QP, है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, 2π तो कांस्टेंट है, तो MP मास ऑफ प्रोटॉन अगर M है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ऑफ E होता है और ये जस्ट E होता है। तो अब देखो क्लियरली समझ में आ रहा आंसर क्या होगा, 1:2, फर्स्ट ऑप्शन। ये प्रॉब्लम को दोनों से रिलेट कर सकते हैं, पहले टॉपिक से भी रिलेट कर सकते हैं अपन और साइक्लोट्रॉन से भी रिलेट कर सकते हैं। चलिए लिखो नेक्स्ट, एक बेहतरीन क्वेश्चन। A cyclotron is operated at an oscillator frequency 12 megahertz, 12 megahertz, and has a D radius 50 centimeter, 50 centimeter, full stop. What is the magnitude of the magnetic field? What is the magnitude of magnetic field needed
for a proton to be accelerated in the cyclotron, साइक्लोट्रॉन में उसे एक्सेलरेट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्या मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। फर्स्ट ऑप्शन इज 0.72 टेस्ला, 0.65 टेस्ला, 0.39 टेस्ला, 0.12 टेस्ला। देखो उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, लीनियर फ्रीक्वेंसी दी गई है, कितनी दी गई है आपको, 12 मेगा हर्ट्ज। अब मेगा मतलब क्या होता है, 10⁻⁶ हर्ट्ज। डी का जो रेडियस है, देखो ऑफ कोर्स वो एक वक्त ऐसा आएगा, पहले तो उसका रेडियस छोटा होगा, रेडियस बढ़ता जाएगा और एक ना एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि उसका रेडियस डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो जो डी का रेडियस दिया गया है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर्स। और बात कर रहा है प्रोटॉन की, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपने को मालूम है क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। वैसे भी डी की रेडियस का कोई काम ही है, टाइम पीरियड का 2πm/QB/2πm है ना। लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, QB/2πm। डी का कुछ भी रेडियस हो उससे कोई लेना देना नहीं। अब n की वैल्यू 12 × 10⁻⁶, 1.6 × 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय b, 6.28। अब प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 10⁻⁻27। अपना मेन टारगेट क्या है भाई, b है, तो b को छोड़कर सबको उधर भेजो। 12 मल्टीप्लाई बाय 6.28 मल्टीप्लाई बाय 1.67 और -27 जाके 6 से मिलेगा, क्या बन जाएगा, -21 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻⁹। देखो करो कैलकुलेट, 1/1.6 0.625 होता है। करो कैलकुलेट, बताओ क्या रहा आंसर। अंदर रख अंदर, अगाऊ धंधे नहीं। तो फिर वो अप्रोक्सीमेशन में आपका क्या आ जा रहा, 0.72 टेस्ला। अप्रोक्सीमेशन में वो आ जा रहा है 0.72 टेस्ला अप्रोक्सीमेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूले पूछे हुए हैं, ये कोई काम का नहीं, तो तुम भी कर सकते हैं। ये अच्छा लग रहा, देखो जा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ साइक्लोट्रॉन is used to accelerate protons. A cyclotron is used to accelerate protons, comma, deuterons, comma, alpha particle, etc. Full stop. If
the energy attained after acceleration, if the energy attained after acceleration by proton is capital E, comma, the energy attained by alpha particle shall be twice E. First option 4E, second option twice E, third option E, and the last option is E by 4. तो एक साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल हुआ है प्रोटॉन को, ड्यूट्रॉन को और अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, उसे कहते हैं ड्यूट्रॉन, है ना। उसका मास डबल हो जाता है, बस वो रहता है, सेम रहता है ना। क्या होता है? चार्ज वैल्यू सेम रहती है। खैर ड्यूट्रॉन का कुछ पूछा भी नहीं है उसने, पूछा है उसने किसके बारे में? अल्फा पार्टिकल के बारे में। किसके बारे में देकर? सी ऑप्शन ई। कैसे? हाँ, अपने पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बताओ लास्ट में? Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर एन अपॉन ट्वाइस पाई एम ना, 2m आर एन का स्क्वायर। पर रेडियस से तो कोई मतलब नहीं ना अपने को Q और M से मतलब है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। अब अपने को अल्फा पार्टिकल का पूछा है उसने, तो E अल्फा अपॉन E प्रोटॉन, E अल्फा अपॉन E प्रोटॉन इज इक्वल्स टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये सफिक्स है अल्फा, दोनों में फ़र्क है ना। तो ये हो जाएगा आपका चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा। चार्ज ऑफ अल्फा क्या होता है? ट्वाइस ऑफ ई अपॉन ई, उसका स्क्वायर। मास ऑफ प्रोटॉन अगर m है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता? 4m, बराबर 4/4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ई, या दैट इक्वल्स टू 1। तो फिर ई अल्फा इज इक्वल्स टू ई पी, और ई पी की वैल्यू क्या है? ई है, थर्ड ऑप्शन, दैट्स करेक्ट। टाइम क्या हो रहा अभी? 37 हो गया क्या? ठीक है, मैं बाकी के देखूंगा बाद में। 1-2 प्रॉब्लम और बचे हुए हैं मुझे जो लेने का है, वो कल देखता हूँ। कल अगला कौन सा रहेगा आ रहा? फिर बायोट सेवेट लॉ आ रहा है ना? ठीक है।